किसी समाज का भविष्य क्या होगा या कोई समाज किस दिशा में जाएगा, आखिर उसका क्या है भविष्य, ये सभी कहीं हद तक वहां की सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव उर्फ जेके आपके साथ एक बार पुनः हाजिर हूं और अपना आज का टॉपिक है लोक नीति। मित्रों ध्यान रखें, अपना सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी, इसके आगे पब्लिक पॉलिसी के बाद आएगा विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, अर्थात सिटीजन चार्टर जैसी चीजें। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है, विधिक अधिकार क्या होता है, इनको समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाई पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। तो चलिए एक छोटी सी कोशिश करते हैं, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, पहले तो ये ध्यान रखें इस टॉपिक का नाम ही है अपना लोक नीति। लोक का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अर्थात सार्वजनिक। अब आप ये बात ध्यान रखना कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा सटीक या सर्वोपयुक्त प्रतिनिधित्व केवल सरकार या शासन ही करता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि शासन के द्वारा सार्वजनिक हित में बनाई जाने वाली नीतियां, अर्थात लोक, जब आपसे कोई पूछे कि लोक नीति क्या होती है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शासन द्वारा किसके हित के लिए, लोक हित के लिए, लोक हित के लिए बनाई जाने वाली नीतियां या कार्यक्रम, बनाई जाने वाली नीतियां या कार्यक्रम क्या कहलाते हैं, लोक नीति कहलाते हैं। देखिए अब इस शब्द से, इस परिभाषा से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये क्या है। सब परिभाषाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे आपके सिलेबस की डिमांड, ये टॉपिक मित्रों सबसे पहले 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था आरएस का राजस्थान में, तब इस टॉपिक को पहली बार परिचित करवाया गया था आपसे। तो शुरू में ये कंफ्यूजन रहा कि भाई सर इस लोक नीति में हमें पब्लिक पॉलिसी में पढ़ना क्या है। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि एकेडमिशियन की अप्रोच में या एकेडमिक्स की अप्रोच में जाके येजल द्रोड़ जैसे विद्वानों को पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। लोक नीति लोक प्रशासन का एक क्षेत्र है, लोक प्रशासन का पर्याय नहीं है। बहुत सारे लोक प्रशासन के विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर बैठते हैं अपने दिमाग में कि सर नीति और नियम में अंतर क्या है, क्या लोक नीति लोक प्रशासन का ही पर्याय है। इस चीज पर मैं सेपरेटली चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ बड़ा संक्षेप में सरल भाषा में आपने समझा कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसका मतलब शासन के द्वारा लोक हित के लिए बनाई जाने वाली जो नीतियां या कार्यक्रम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की, बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे लोक हित शब्द आया, पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको दो सवाल यही क्लियर हो जाएंगे कि भाई कौन जारी करता है या कौन बनाता है, या इसका लोक नीति बनाने का, क्रियान्वित करने का दायित्व किसके सर पर होता है। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा यहीं पे कि शासन के द्वारा और किसके हित में। अर्थात जब बात इनकी प्रकृति की या नेचर की करेंगे तो आपको सीधा सा पता लग गया कि वेलफेयर वाले नेचर की होती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चर्चा का विषय यहाँ पे है कि इनकी सर विशेषताएं क्या होती हैं। मैंने अभी अभी कहा कि कोई भी जो लोक नीति होती है वो किसके लिए, लोक हित के लिए बनाई जाती है। अरे भैया लोक हित तो जब होगा जब उसमें क्या हो, जन कल्याण हो। इस बात को ध्यान रखना। अर्थात लोक हित इनकी सबसे पहली विशेषता होती है। समझिएगा, बिंदुवार लिख देता हूं। इसकी विशेषता में क्या लिख सकते हैं आप, लोक हित, ये पब्लिक इंटरेस्ट या वेलफेयर स्टेट की भावना, लोक हित। ये लोक हित क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पब्लिक पॉलिसी हमेशा किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, किसी व्यक्ति या वर्ग या फिर इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि को ध्यान में रखकर नहीं, अपितु सार्वजनिक हित के लिए बनाई जाती हैं। या फिर सरल भाषा में लिख देता हूं, सभी के हित के लिए। भाई मेरे पापा का राज तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि हमारे यहाँ राजतंत्र है केवल राज परिवार के हित के लिए। आज आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो डेमोक्रेसी में तो सभी का हित है। लोक हित की भावना इनका
पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है। दूसरा होता है इसमें कि ये गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब ये जो है प्रगतिशील होते हैं या डायनामिक्स होती हैं। गतिशीलता, इसको ध्यान रखें। गतिशीलता का मतलब क्या है अभी समझाते हैं। गतिशीलता, गतिशीलता से मतलब है कि कोई भी बनने वाली पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सर्कमस्टेंसेस बनती है। मतलब समझिए जरा सर, प्राथमिकताएं तय करता है शासन, अर्थात हो सकता है किसी समय शासन की समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता शिक्षा हो सकती है, तो किसी समय वो सार्वजनिक न्याय पर जोर दे सकता है, किसी समय सामाजिक न्याय पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, किसी समय हो सकता है सुरक्षा उसकी प्राथमिकता हो सकती है, तो किसी समय पर्यावरण या कुछ और। देखिए, स्थान या समय की मांग के अनुसार, प्राथमिकताओं के अनुसार लोक नीति हमेशा क्या होती है, गतिशीलता वाली होती है। इनमें रिजिडता का गुण नहीं होता, ये गतिशील होती हैं। अर्थात 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 समय, समय से मेरा मतलब है परिस्थितियों, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है, इनमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ये फ्लेक्सिबल होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ। एक्चुअल में आप कह सकते हो कि पब्लिक पॉलिसी इज टोटली फ्लेक्सिबल। दे आर फ्लेक्सिबल टू द डिमांड ऑफ, और वो दे जस्ट ट्राई टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो हमेशा समय की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर रहती हैं, बदली जा सकती हैं, समय समय पर बदलाव इनका पहला गुण होता है। नेक्स्ट, इनमें आप कह सकते हो कि ये संविधान के अनुसार होती हैं। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना, इनकी विशेषता होती है संविधानोन्मुखी, संविधानोन्मुखी अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड होती हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे संविधान की मूल आत्मा के पूर्ति करने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है संविधान कुछ चाहता है और ये नीतियां कुछ बना दे। जब कहीं कोई सरकार संविधान की मांग के विरुद्ध नीतियां बनाकर चलती है तो उसका विरोध तो वैसे ही होने लग जाता है। तो हमेशा कोई भी सरकार ये कोशिश करती है कि उसके द्वारा बनाई जाने वाली, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली नीतियां कैसी हो, अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी संविधानोन्मुखी। अर्थात संविधान, संविधान की मूल इच्छा, मूल इच्छा की पूरक हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं पूरक हो। इसका मतलब है कि जो संविधान करना चाहता है उसी बात को ये नीतियां पूरित करती दिखाई दें तो समझ लो नीतियां ठीक है। बोलो सर अगर ठीक नहीं भी होंगी तो हमारे यहाँ तो बैठा है ना सिस्टम। बेटा हर कोई, हर एक के यहाँ पे सिस्टम बैठा है। आपके यहाँ तो अच्छी बात है कि न्यायपालिका बैठी हुई है, वो ऐसी किसी भी नीति को वॉइड घोषित कर देगी, किसी भी को क्या करेगा, वो प्रभाव में नहीं आने देगी, अवैध घोषित कर देगी जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाएंगे। तो ये हमेशा लोक नीति का एक गुण होता है, उसकी एक विशेषता होती है। ये हमेशा क्या होती है, निर्देशात्मक होती हैं। निर्देशात्मक, निर्देशात्मक का मतलब होता है ये डायरेक्टिव होती हैं या डायरेक्शन देती हैं या रेगुलेटरी फॉर्म में होती हैं। अर्थात ये पूरे सिस्टम को एक निर्देश देती हैं कुछ खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिसका सरोकार जनता की भलाई से हो, जनता के लोक कल्याण या वेलफेयर से हो। तो इसको हम कहते हैं निर्देशात्मक होती हैं। अर्थात ये जनता की भलाई के अनुरूप कुछ निर्देश देने वाली होती हैं, ये कुछ निर्देश देती हैं, कुछ निर्देश देती हैं। ये भी इनकी विशेषता होती है। लोक नीति में हमेशा या तो सरकार को या किसी उस संस्था को जिसका लेना देना इनसे होता है, वो उनको निर्देशित करने के लिए नियम उपनियम या नीतियां बनाती हैं सरकारें। तो इन पब्लिक पॉलिसीज का एक गुण होता है निर्देशात्मकता। ठीक है, इसके अलावा ये परिणाम उन्मुखी होती हैं, अर्थात रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामोन्मुखी, परिणामोन्मुखी, रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या कोई लोक नीति टिक सकती है क्या जो रिजल्ट को देखकर नहीं बनाई जाए?
हमेशा ये परिणाम पाने के लिए होती है। बोलो सर समाज को बदलना है, समाज से गरीबी हटानी है, शिक्षित करना है समाज को, आधुनिक बनाना है, वैज्ञानिक सोच वाला बनाना है, औद्योगिकीकरण करना है, आर्थिक विकास के उन्नत लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा क्या होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी में रिजल्ट को साथ लेकर चला जाता है, यहां तक कि बहुत सारी पॉलिसीज में तो रिजल्ट के टारगेट को और समय सीमा को भी निर्धारित कर दिया जाता है। अब बड़ा प्रश्न और यक्ष प्रश्न आपके सामने ये आता है कि सर जब ये इसकी विशेषताएं हैं तो इनके मूल जो है उद्देश्य वो क्या हो सकते हैं, उन पर भी चलिए चर्चा करते हैं कि इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखें कि पॉलिसी चाहे कोई सी भी बनाई गई हो, इनका मूल उद्देश्य हमेशा क्या होता है, इनका मूल उद्देश्य होता है जनता का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। नीति चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बने, नीति चाहे इकोनॉमिक सेक्टर की बने, पॉलिसी चाहे किसी भी क्षेत्र की बने, फूड सिक्योरिटी बिल लाके कोई नीति बनाई जाए, तो अंततः उनका उद्देश्य क्या होता है, जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। यहाँ ये तो इनका हो गया उद्देश्य। अब अगर महत्व की बात करें, सर इन उद्देश्यों के पीछे महत्व क्या है, तो ये आप साफ साफ स्पष्ट समझ सकते हैं कि अगर उद्देश्य भी देखो तो उद्देश्य इनका सीधा सीधा होता है लोक कल्याण। जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य हो जाता है लोक कल्याण। कोई आपसे पूछे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहना टू अचीव द टारगेट ऑफ वेलफेयर स्टेट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत लोक कल्याण, जनता का भला हो, उसको प्राप्त करने के लिए इनका बहुत महत्व होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि सर ये कितने प्रकार की होती हैं? बेटा ये कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से मैं इनको दो भागों में बांटकर आपको समझा सकता हूं। देखिए मूल रूप से समझिए, इनका दो विभाजन कर लेते हैं। पहले विभाजन का नाम ए रख लेते हैं और दूसरे विभाजन का नाम बी रख लेते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए है, इस बात को भी ध्यान से समझना। पहला कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में, अर्थात पब्लिक पॉलिसी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव सकारात्मक, और दूसरी होती हैं नकारात्मक, दो प्रकार की। फिर आप प्रश्न करेंगे कि सर सकारात्मक में कौन कौन सी होती हैं, इसको भी समझिए। सकारात्मक में कल्याण को प्राप्त करने के लिए सभी का, जी हाँ बिल्कुल, आप सभी का यानी पब्लिक का, जनता का कल्याण करने के लिए कुछ कार्रवाइयां करने की अपेक्षा की जाती है। क्या करने की? कार्रवाई करने के लिए, अर्थात वो एक निर्देश होते हैं, वो नियम होते हैं जो कार्रवाई करने के लिए, कि जनता का भला करना है इसलिए ये करना होगा, वो करना होगा। कुछ ऐसी नीतियां होती हैं, जैसे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारित कर दी जाए, जैसे भुखमरी मिटाने के लिए गरीबी हटाओ आंदोलन चला दिया जाए, कार्यक्रम चला दिया जाए, जैसे आपकी जो है भुखमरी को शांत करने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया। इस तरह के कार्यक्रम या नीतियां बनी, वो कैसी? सकारात्मक पॉलिसी कहलाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की बात होती है। एक होती है नकारात्मक, जब आप किसी कार्रवाई को नहीं करने के लिए नीतियां बनाते हैं। जैसे आपने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को देखा है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की भाषा जो है वो क्या है? निषेधात्मक है। बहुत सारी जगह वो क्या कहता है? राज्य को रोकता है, प्रतिबंधित करता है शासन व्यवस्था को, कि रुकिए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को इससे ये अधिकार आहत हो जाएगा। तो वो निषेधात्मक है, आपको प्रोहिबिशन है, वहां पर प्रोहिबिटेड करते हैं। तो कुछ कार्रवाइयां नहीं करने के लिए बनाई जाती हैं और कुछ कार्रवाई करने के निर्देश होते हैं। तो दूसरे भाग में आप लिख सकते हो किसी कार्रवाई को ना करना, किसी कार्रवाई को नहीं करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? नकारात्मक नीतियां कहते हैं। इसके अलावा भी और कैटेगराइजेशन हो सकता है, जैसे
तात्विक। सबसे पहला, इसमें कई सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है तात्विक। तात्विक को क्या कहते हैं? एलिमेंटल या सारगर्भित या सारभूत, ये सारवान कह सकते हो। सारवान अर्थात जिनका महत्व हो, सभी के लिए बहुत महत्व हो, ऐसी नीतियां या पॉलिसी। सारवान लोक नीति। लोक नीति ये एक प्रकार होता है, ध्यान दें। अब आप कहेंगे सर इसके तो नाम से ही आपने स्पष्ट कर दिया यार कि सारवान लोक नीति। बिल्कुल बेटा, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस मामले में, मुझे ऐसा लगता है। अरे ऐसी नीतियां या कार्यक्रम जो वास्तव में सारगर्भित हों, वैल्यूएबल हो समाज के लिए, जैसे जैसे आपकी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बना दी, जैसे रोजगार प्रोवाइड करने की नीति, जैसे आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कोई नीति या कार्यक्रम बना दिया जाए, तो ये वास्तव में सारभूत बदलाव लाएंगे समाज में। इनसे कॉन्क्रीट चेंज आएगा। इनसे क्या होगा, कहने का मतलब एक क्रक्स जो नीतियां होती है ना, इनको कहते हैं सारभूत नीतियां। ठीक है, इनसे क्या होता है, समाज में एक बड़ा बदलाव आता है। इज इट क्लियर? तो इनमें इनका उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, ये वास्तव में समाज की जरूरत के हिसाब से होती हैं। इनका पहला गुण क्या होता है, समाज की जरूरत के हिसाब से, समाज की आवश्यकता अनुसार, ये पहला गुण होता है इनका। ये किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता अनुसार नहीं होती। दूसरा, सारभूत जो होती है ना, वो हमेशा संविधान के अनुरूप होती है। संविधान ऐसा हमेशा करना चाहता है, इसलिए वो बनती हैं। संविधान की मूल इच्छा अनुरूप, यह हमेशा संविधान की मूल इच्छा अनुरूप होती है। नेक्स्ट होता है, ये विशेष वर्ग की बजाय क्या करते हैं, ये होते हैं सब पर ध्यान देने वाली होती हैं। विशेष की बजाय संपूर्ण समाज, विशेष की बजाय संपूर्ण समाज के लिए, या आप कह सकते हो संपूर्ण समाज पर इनका क्या पड़ता है, असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये तो हो गया तात्विक या सारभूत जो नीति हैं, लोक नीति हैं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि बताइए एलिमेंटल जो पब्लिक पॉलिसी है, एलिमेंटल पब्लिक पॉलिसी, इनकी क्या विशेषता होती है, तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हो सर एलिमेंट नीति हम उसे कहते हैं, या तात्विक नीति हम उसे कहते हैं जो समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है, समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है, जो संविधान की आत्मा या उसकी इच्छा के अनुरूप होती है। कि संविधान ये चाहता था जनता के लिए कि हमारी जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय को पूर्ण करने के लिए जितनी भी नीतियां बनेंगी, उनको हम सारभूत नीतियां या कॉन्क्रीट पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं। इसी तरह कह सकते हैं कि सर इन नीतियों का असर जो है ना, इन लोक नीतियां, इन कार्यक्रमों का असर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सब पर पड़ता है, इसलिए इनका महत्व बड़ा सार्वजनिक महत्व होता है। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दे दो। चलिए, जैसे आप एग्जाम्पल, शिक्षा के लिए कार्यक्रम या शिक्षा के लिए बनी नीति, शिक्षा के लिए कार्यक्रम, रोजगार के लिए कार्यक्रम, ऐसे ही क्या है, आर्थिक स्थिरता, या फिर पर्यावरण भी एक उदाहरण लिख सकते हो, पर्यावरण कार्यक्रम, आर्थिक स्थिरता, इसका मतलब है इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी, अर्थात गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम जो बनते हैं। ये सारी इस तरह की जो पॉलिसी आपको बनती नजर आए ना, तो समझ लो ये हमारे शासन के द्वारा बनाए गए ऐसी लोक नीतियां हैं जिनको हम सारभूत नीतियां कह सकते हैं। तो ये तो था आपका सारभूत नीतियां, यानी एक प्रकार। पहला कैटेगराइजेशन हमने किया सकारात्मक और नकारात्मक का। दूसरा कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं कि एक तो वो हो सकता है, दूसरा कैटेगराइजेशन हो सकता है कि तात्विक प्रकार की, अर्थात जिनसे समाज में सारभूत परिवर्तन आए। और इसके साथ साथ एक होती है नियंत्रक नीतियां। नियंत्रक नीतियां दूसरा प्रकार, या नियंत्रक लोक नीति, नियंत्रक
लोक नीति। बोलो सर ये क्या होती है? बेटा इनको आप कह सकते हो रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी या कंट्रोल करने वाली पब्लिक पॉलिसी। किसको कंट्रोल करवा रहे हो सर? मैं कंट्रोल करवा रहा हूं जब किसी क्षेत्र विशेष को नियंत्रित किया जाना हो। सीधा सीधा लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्पेसिफिक सेक्टर, क्षेत्र विशेष को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए। क्यों करना है सर नियंत्रण? अरे जिससे जनता का भला हो। क्षेत्र विशेष को नियंत्रित व निर्देशित करने वाली या करने के लिए जो पॉलिसी बनती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? नियंत्रक पॉलिसी। बोलो सर एग्जाम्पल भी बता दो। बेटा जैसे आपके व्यापार क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति, व्यापार नीति, या जैसे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति, उद्योग नीति। ठीक है, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य नीति। ऐसे ही आपकी हो जाएगी औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आपकी, नई उद्योग नीति जैसे कंपनी अधिनियम 2013 बनाई, ये कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति थी, है ना। ऐसे ही स्पेसिफिक सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको कहते हैं नियंत्रक लोक नीति। एक होती है वितरणात्मक, वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हो सकती है वितरणात्मक लोक नीति, वितरणात्मक लोक नीति अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। ये क्या होती है? देखो जब समाज के इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट बना के कि इस क्षेत्र को व्यवस्थित करना है, जब लोक नीति बनाई जाए तो इसको कहते हैं वितरणात्मक। कैसे भैया? जैसे प्रौढ़ शिक्षा के लिए नीति बन गई है ना, उदाहरण दे रहे हैं हम। जैसे प्रौढ़ शिक्षा के लिए नीति, जैसे बच्चों और माओं को स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, टीकाकरण के लिए कोई कार्यक्रम चला दिया गया, जैसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला दिया गया। तो ये एक समाज के वर्ग में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम हैं जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो। वितरणात्मक, ये समाज के खास वर्ग का क्या करने के लिए? कल्याण करने के लिए, कल्याण करने के लिए। खास वर्ग, सभी का नहीं, खास वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बनाई गई अल्पसंख्यक नीति। जैसे हो सकता है आपके पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति। जैसे माओं को, जैसे बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई कार्यक्रम, चलाए गए कार्यक्रम। उनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उनके पोषण की, जच्चा बच्चा केयर के लिए नीति बना दी गई। इस तरह की जो नीतियां खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए जो बनाई जाती है, समाज के खास वर्ग का कल्याण करने के लिए बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। सीधा लिख देते हैं, ये लो। तो जैसे प्रौढ़ वर्ग का कल्याण करने के लिए बन गई प्रौढ़ शिक्षा नीति, प्रौढ़ शिक्षा नीति बन गई। जैसे गरीब वर्ग का, जिनको भोजन 2 वक्त का, 2 जून का भोजन भी नहीं मिलता, ऐसा शासन क्या काम का? वहां क्या कल्याण होगा जब आप भूखे रह रहे हैं? अरे भैया, कहा भी जाता है कि भूखे भजन न होत गोपाला, ये पकड़ो थारी कंठी माला। इसका मतलब ऐसे वर्ग को सिक्योरिटी देने के लिए क्या बना दिया गया? खाद्य सुरक्षा नीति बना दी गई। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाए, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। कुछ समय पहले आपने सुना होगा राजस्थान में कार्यक्रम चला था, काम के बदले अनाज योजना। तो काम के बदले अनाज योजना एक ऐसी लोक नीति है जो वास्तव में उस तबके को ध्यान में रखकर की गई थी जिसको 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वितरणात्मक नीति। ऐसे ही, और टीकाकरण का मैंने एग्जांपल दिया था। जैसे टीकाकरण कार्यक्रम जब चलाए जाते हैं तो ये भी टीकाकरण, ये भी स्वास्थ्य को, खास वर्ग के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं। अगला चौथा कैटेगराइजेशन आपका हो सकता है पुनर्वितरणात्मक, दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरणात्मक।
पुनर्वितरणात्मक लोक नीति अर्थात रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज। ये क्या होती है सर? ये बहुत अच्छी होती है भैया। ये वास्तव में ये हमारी समाज के वर्तमान जो समाज का ढांचा है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं। बोलो सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, समाज के मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर रहे हो? नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, जरा इतना सीधा मत समझिए इसको। अरे समाज के वर्तमान ढांचे में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, कुछ ऊंच नीच चलती है, कुछ भेदभाव चलते हैं जिससे कुछ वर्गों का कल्याण नहीं हो रहा, या फिर मुख्य धारा से वो पिछड़ गए हैं, बेचारे पिछड़े रह गए हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर किसी भी तरह पॉलिटिकल रूप से कोई वर्ग पिछड़ रहा है, तो उसको हम अन्यों के समान वितरण यानी समानता के अधिकार के भावना के विपरीत जाके, समझिए यहाँ जॉन रॉल्स की भावना चरितार्थ हो रही है, तो उसके विपरीत जाके उनको क्या करते हैं, समाज के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो रिसोर्सेज सरकार बनाती है सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम रीअरेंज करते हैं कि अरे भैया देखिए आप सब जैसे 4 लोग हो, चारों लोगों को मुझे एक एक रोटी देनी है आपको, लेकिन भाई इसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। आप पूछेंगे क्यों सर, इनको ज्यादा क्यों? अरे भैया आपने तो कल का भोजन खाया था, लेकिन ये बेचारे बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो ऐसा करते हैं पहले इनके इस पिछड़ेपन के लिए एक चौथाई टूक तोड़ के, टुकड़ा रोटी का तोड़ के पहले इनको दे देते हैं, इतना एक्स्ट्रा दे देते हैं कि ये आपके बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, उसके बाद हम दे देंगे, उसके बाद हम आपको ये सारी चीज दे देंगे। तो इसको कहते हैं पुनर्वितरण। ठीक है, पुनर्वितरण। तो ये किसके लिए करे जाते हैं? ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन के लिए। ये इसका मैं लिख देता हूं, सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय को पाने के लिए समाज के इसको शासन भी कह सकते हो, सामाजिक न्याय को पाने के लिए समाज के मूल ढांचे, समाज के मूल ढांचे में या व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए बनाई जाती हैं या करने वाली होती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, करने वाली होती हैं। इज इट क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो रिजर्वेशन पॉलिसी से वास्तव में हमारी समाज का जो समानता का ढांचा है उसमें हमने थोड़ा परिवर्तन करते दिख रहे हैं, हालांकि है नहीं। लेकिन ये क्यों किया गया? ये असमानता क्यों? अरे भैया ये तात्विक समानता को प्राप्त करने के लिए, यानी उस कंक्रीट इक्विलिटी को प्राप्त करने के लिए हमने थोड़ी सी इनइक्विलिटी कर दी। तो ये होती है पुनर्वितरण, अर्थात संसाधनों का। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को तो अतिरिक्त मिल रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा अमीर बनता जा रहा है, तो उसकी उस अमीरी पर अतिरिक्त दबाव डालो, अतिरिक्त जो है कर लाद दो, उसको टैक्सेस से उसका अतिरिक्त को हासिल करो और उसे पहुंचा दो किसके पास? नीडी पीपल्स के पास, जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए ताकि वो ऊपर उठ के आ सके। तो यहां रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम किसका? रिसोर्सेज का। तो सब्सिडी दे दी पिछड़ों को, सब्सिडी का उदाहरण इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लोक नीतियां। कुल मिला के आपकी कितने प्रकार की लोक नीति होती है? इसका 2 कैटेगरी आपने की थी। देखिए एक बार फिर से देखिए, कुल मिला के ये कितने प्रकार होते हैं? ए और बी 2 कैटेगराइजेशन आपने किए। पहला आपने देखा कि सर ये 2 प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। एक दूसरा कैटेगराइजेशन जो चलता है उसके अनुसार पहली नीतियों में हम उनको रखते हैं जो पूरा जो कंक्रीट रखती है, जो सारभूत या जिसमें वैल्यूएबल जो पॉलिसीज होती हैं, जो समाज की आवश्यकता के अनुसार होती हैं, संविधान की मूल इच्छा को पूरा करती हैं और विशेष की बजाय पूरी समाज को पर असर डालने वाले कार्यक्रम होते हैं। जैसे शिक्षा के लिए बनाए गए कार्यक्रम, रोजगार के लिए बनाए गए कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए कार्यक्रम, इन सबको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इन सबको हम रख सकते हैं एलिमेंटल पब्लिक पॉलिसीज के कैटेगरी में। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कुछ नियंत्रक लोक नीतियां होती हैं, कंट्रोल, ठीक है, या रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसीज। तो ये क्या होती है? इनमें होता है किसी भी क्षेत्र विशेष को नियंत्रित और निर्देशित करने वाली वो सारे कार्यक्रम शामिल होते हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र को नियंत्रित करना, वाणिज्य क्षेत्र को नियंत्रित करना, जैसे उद्योग क्षेत्र को नियंत्रित करना, जैसे किसान क्षेत्र को, सेक्टर को नियंत्रित करना। इसी तरह हर एक क्षेत्र को जो है रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज का गठन किया जाना।
ये सब इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज, और अंतिम आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, इसके बाद आपके जेहन में एक प्रश्न कौंधना मुनासिब है कि सर इसको, इन लोक नीतियों को प्रभावित कौन कौन करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो प्रभावित करती हैं सरकारें। ठीक है, एक कारक हो सकता है सरकार, दूसरा कारक हो सकता है विचारधारा, तीसरा कारक हो सकता है जनमत, और चौथा कारक हो सकता है बाहरी दबाव। बहुत सारे कारक हो सकते हैं आपकी उन पब्लिक पॉलिसीज को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं। सरकार कैसे? भाई सरकार जैसी है, उसकी प्रवृत्ति जैसी है, वो तो निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट होगा। वो तो ऐसी पॉलिसी बनाएगी ना जैसा कहा जाता है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि यूपीए नीति जो सरकार थी, अर्थात जो कांग्रेस का नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी, उसके शासनकाल में सामाजिक न्याय, कुछ लोग मान सकते हैं ऐसा, सामाजिक न्याय ज्यादा चरितार्थ होता था, वो सोशल जस्टिस की बात करता था, ऐसा मान सकते हैं। तो उनके अनुसार सरकार इफेक्ट डालती है। कुछ लोग ऐसा आरोप लगा देते हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव से कह देते हैं कि भैया एनडीए नीति या बीजेपी नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है ना, इसमें तो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है, अर्थात ऐसे कार्यक्रम बनते हैं जो निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इस कथन का जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर इतना तय है कि सरकारों का सीधा सीधा लेना देना होता है लोक नीति पर। सरकार का फर्क, सरकार की सोच का जो है छाया नजर आती है साफ साफ। दूसरा होता है आइडियोलॉजी। देखिए, आइडियोलॉजी भी किसी पब्लिक पॉलिसी को प्रभावित करने वाला दूसरा। बोलो सर आइडियोलॉजी किसकी? बेटा उसके निर्माता की, और जहां वो जिसके लिए बनाई जा रही है उसकी, दोनों की। तो निर्माता की आइडियोलॉजी भी प्रभावित करती है, ये बात फैक्ट है। वो एक अलग बात है कि वर्तमान दौर में आप कहोगे कि सर राजनीति में अब आइडियोलॉजी कल की बातें हो गई हैं, इसलिए आप भी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब हम नई सुबह है, तो हम और आप मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। यही तो कर रहे हैं राजनीतिक दल। अब विचारधाराएं कल की बात हो गई हैं, अब तो मौका परस्ती की। मैं भटकूंगा नहीं, आपको भी नहीं भटकाऊंगा, पर हाँ, विचारधारा प्रभावित करती है किसी भी पब्लिक पॉलिसी को। इसी के साथ साथ जनमत जो है वो, कि लोग क्या सोचते हैं, जनमत की मांग को कोई भी सरकार अवॉइड नहीं कर सकती, उसके लिए उसे नीतियां बनानी पड़ती हैं। ध्यान रखना। बाहरी दबाव में आता है, जैसे आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो सब प्रभाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, लॉबीज प्रभाव डालती है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है उसके अनुसार प्रभाव पड़ता है, नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि हम और आप सभी क्या हैं, पर्यावरणीय कारकों से सीमित होते हैं। भाई हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो एक सांगठनिक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशनल मैन जो होता है, एक सामाजिक मानव प्राणी जो होता है, उस पर समाज के सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति समाज के इन दबाव वाले कारकों से मुक्त रह सके। तो हमारी सरकार का भी चाल चलन ऐसा ही, नीति नियंता जो सिस्टम है उसका भी चाल चलन ऐसा ही होता है। तो ये होते हैं कारक। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न आपके जहन में ये आना चाहिए कि सर इसको यार कौन बनाता है? ये तो बताओ कि ये नीतियां बनाता कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे इसका सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? सरकार करती है भैया, सरकार। यस, तो सरकार के द्वारा बनाए गए वो सारे कार्यक्रम जो सार्वजनिक हित के लिए बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? लोक नीति कहलाते हैं। आशा करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं भी आई है तो भी समझना पड़ेगा, पुनः समझना पड़ेगा। सरकार से मेरा मतलब है उसकी व्यवस्था बनाने वाला जो निकाय है, अर्थात लेजिस्लेटिव, उसकी व्यवस्थापिका, उसकी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जो भी उसकी बॉडी है, और उसकी जुडिशरी या फिर न्यायपालिका, ये सारे मिलके। अब यहाँ कार्यपालिका जब मैं कहता हूं ना, तो इसका मतलब केवल सरकार मत लगा लेना, इसका मतलब सरकार और कर्मचारी दोनों होते हैं भैया। लोक प्रशासन की हमारी क्लास में आप इस चीज को भली भांति समझते थे, आगे भी समझेंगे कि जब हम बोलते हैं कार्यपालिका, तो इसका मतलब होता है इनके द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को लागू करने वाला निकाय, अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, अर्थात नेता लोग और लोक सेवक लोग दोनों ही मिलकर ये। बोलो सर यार ये बात कमाल की कह दी। यहां तक तो समझ में आता है कि व्यवस्थापिका लोक नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है, यस और नो? आप कहेंगे न्यायपालिका कैसे बनाती? बेटा कई बार क्या होता है, न्यायिक आदेशों के माध्यम से, न्यायिक आदेशों के माध्यम से आजकल क्या हो रहा है,
कोर्ट भी आदेश दे देते हैं और उस पर एक कार्यक्रम बनाना पड़ जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी करते हैं। या तो इनकी बनाई गई नीतियों को वैध अवैधता प्रदान करके कि भैया आपकी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो वॉइड कर देंगे, नहीं तो ये बड़ा दखल डालने लगे हैं आजकल। ठीक है, कार्यपालिका सर कैसे नीति बनाती है ये भी समझाइए। कार्यपालिका इस प्रकार से बनाती है, दोनों ही प्रकार से। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका तो स्वयं संसद का हिस्सा होती है ना, तो वो व्यवस्थापिका का हिस्सा होने के नाते वो बनाती है। दूसरी बात समझिए, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने नीतियां या कार्यक्रम बनाए, ये तो समझ में आ रहा है ना, यस और नो? अगर आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दो भाई। तो ये जो है ये तो बनाते ही बनाते हैं। आजकल एक और टर्मिनोलॉजी आप सुनते हैं, एक होता है डेलिबरेटिव लॉज, अर्थात प्रत्यायोजित विधान। अरे ये नीति बनाने वाले नियंता जो हैं ये तो मूल ढांचा विकसित करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति की मांग के अनुसार कुछ और निर्णय उपनियम विनियम बनाने पड़ सकते हैं। तो इन उपनियम बनाने का जो अथॉरिटी है ये कार्यपालिका को उस कानून के साथ ही मिल जाती है जो एक्ट संसद में पारित हुआ और वो गया सरकार के पास लागू होने के लिए। तो सरकार जब इसको लागू करती है ना, उस वक्त जो उस कानून को लागू करने के लिए जो नियम उपनियम बनाती है वो भी तो क्या है, वो भी तो एक तरह से डेलिबरेटिव लॉ कहलाती है, उसी को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर वो कार्यकारी आदेश जारी करती है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो केंद्र में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स कहला सकते हैं, यहाँ पे गवर्नर ऑर्डर कहला सकते हैं। तो कार्यकारी आदेशों के माध्यम से कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो हर स्तर पर बोलो सर, कंक्लूजन तो ये हुआ कि सरकार या फिर शासन जो होता है, शासन हर स्तर पर नीतियां बनाता है। रुकिए 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 बेटा, ये भी जल्दबाजी कर रहे हो। अरे लोक नीति बनाने में तो प्रत्यक्ष रूप से तो संस्थागत सारा कार्यक्रम, अर्थात जो संस्थाएं हैं, दोबारा सुन लीजिए मुझे, पब्लिक पॉलिसी बनाने में अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो सारे इंस्टीट्यूशन अर्थात सरकार जिम्मेदार होती है अपने तीनों अंगों के माध्यम से। और अगर मैं बात करूं अन इंस्टीट्यूशनल या आउट ऑफ इंस्टीट्यूशनल या अनौपचारिक तरीकों की, तो अनौपचारिक तरीकों में तो भैया जनता भी शामिल होती है। बाह्य कुछ ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी या गैर सरकारी संस्थाएं, जनता, दबाव समूह, वो सब भी भैया इसमें अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं लोक नीति बनाने में। बोले सर बहुत हो गया यार, लोक नीति तो पूरी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया है, लाइक कर दीजिए यार अगर समझ में आ गई तो, है ना। और अगर ये लोक नीति आपको आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोक नीति वास्तव में सरकार के द्वारा बनाए गए वो कार्यक्रम होते हैं जो लोक यानी आपके लिए, जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस सेशन को, इस क्लास को सभी साथियों तक भी पहुंचा दीजिए। अब मैं आगे की बात करता हूं। ये तो हो गया लोक नीति की समझ की बात, लेकिन इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? बोलो सर कहना क्या चाहते हो? बेटा पढ़ना यह है कि सरकार की समय के अनुसार प्राथमिकताएं होती हैं। कभी उसकी पॉलिसीज में नियंत्रक पॉलिसी हावी होती हैं, कभी वितरणात्मक हावी होती हैं, कभी पुनर्वितरणात्मक। आजकल वो ज्यादातर सरकारें, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ज्यादातर क्या है कि सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ज्यादातर आजकल क्या है, सरकार प्रत्येक स्तर पर जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। और जब से ये आपका सुशासन की अवधारणा आई है, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, जब से एनपीएम का दौर आए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, 1992 के बाद की स्थिति, लोक प्रशासन में समझाएंगे इसको। तो 1992 उदारीकरण वैश्वीकरण की जो बात आती है, उसके बाद की जो स्थिति बनी इस दौर में, तो भैया अब तो पब्लिक पॉलिसीज का रुख सीधा सीधा अब सरकारों के कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय होता है जनता को अधिक से अधिक अधिकार देना। कहीं पे सूचना गारंटी का अधिकार दिया जाता है, कहीं पे सेवा की गारंटी का अधिकार दिया जाता है, कहीं पे विधिक अधिकार दिए जाते हैं, तो कहीं पे सिटीजन चार्टर घोषित किया जाता है, अर्थात नागरिक अधिकार पत्र। यस, आई मीन टू से द राइट्स, आपको दिए जाने वाले अधिकार। अब सरकारें या शासन जो है अपनी पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत सबसे मुख्य प्रधानता या प्रमुखता किसकी रखती है? अब वो अधिकारों को प्रोवाइड करने की बात करती है। आशा करता हूं आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। बात लोक नीति की आती है, तो लोक नीति में अब हम पढ़ेंगे उन्हीं में से कुछ अधिकारों को। तो इसको अपने अगले सेशन में मिलते हैं। आज अभी के लिए मुझे यानी जेके को दीजिए इजाजत। नमस्कार।